हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कार की क्लासेस। आज डेट है 9 मार्च 2021 और देख लेते हैं इंडियन एक्सप्रेस के एडिटोरियल और आइडिया पे से इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट आर्टिकल अबाउट वुमेन्स एवरी डे। कल 8 मार्च था। 8 मार्च को इंटरनेशनल वुमेन डे सेलिब्रेट किया जाता है। तो उसी के बारे में बताया हुआ है कि किस तरीके से इंडिया में अभी जो वुमेन है वो अपने राइट्स के लिए या अपने जो सीलोज थे उनको तोड़ करके बाहर आ रही हैं और अपने डिमांड्स को पूरा करने के लिए या फिर जो भी मोमेंट है, पब्लिक मोमेंट हो, सोशल मोमेंट हो, उस सब में पार्टिसिपेट कर रही है। चाहे वो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट हो या फिर जो 3 फार्म लॉज लाए गए हैं गवर्नमेंट के द्वारा उनके अगेंस्ट में प्रोटेस्ट करना हो, किसी भी मुद्दे की बात करो, या फिर अभी जो दिशा रवि का नाम जो हमने सुना था कि फार्म लॉज को लेकर के किस तरीके से उन्होंने प्रोटेस्ट अपनी तरफ से एक अलग ही तरीके से उन्होंने जाहिर करने की कोशिश की थी, तो वो सारी चीज़ें इसमें बताई जा रही है। बट अभी भी कहीं ना कहीं बहुत सारी मुश्किलें हैं जिनका सामना करना पड़ रहा है इनको, जैसे कि वर्क फोर्स में पार्टिसिपेशन, एजुकेशन लेवल इनका और साथ में जो वेलफेयर स्कीम्स का इन तक पहुंचना, इनमें बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो ये आर्टिकल देखो वुमेन को ही कहीं ना कहीं आगे पीछे बता रहा है, बाकी इतना कुछ सब्सटेंशियल पॉइंट है नहीं इसमें और एकदम इजी लैंग्वेज है, ठीक है। तो इस आर्टिकल को आप ही पढ़ेंगे। दूसरा आर्टिकल है अ रेस टू द बॉटम। अभी जो नेटिविस्ट लॉ लाया गया है हरियाणा की लेजिस्लेचर के द्वारा, हरियाणा गवर्नमेंट के द्वारा, तो उसमें राइटर यहाँ पे ये कहना चाह रहे हैं कि ये तो कहीं ना कहीं ट्रंप ने जो किया ना H1B वीज़ा के साथ में, वही चीज़ यहाँ पर कर दी। और इसकी मार किस पे पड़ेगी? जो लोग माइग्रेंट वर्कर्स हैं, और माइग्रेंट वर्कर ज़्यादातर किस में काम करते हैं? लेबर क्लास में। क्योंकि इस बिल में क्या प्रोविज़न रखा है कि सैलरी जिसमें 50,000 से कम होगी, उन सैलरी वाली जो जॉब्स हैं उनमें 75% रिजर्वेशन रखना पड़ेगा हरियाणा के लोकल लोगों के लिए, या फिर वो लोग जो हरियाणा में पिछले 5 सालों से रह रहे हैं। तो बोला इससे तो फिर से क्राइसिस का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि माइग्रेंट क्राइसिस हमने 2020 में कोविड-19 के बाद में, लॉकडाउन लगने के बाद में वैसे ही हमने ऑब्जर्व किया था। तो उन लोगों को अब तो एक और चीज़ ऑब्जर्व करनी पड़ेगी कि भाई कौन सा स्टेट हमें एक्सेप्ट करेगा, कौन सा नहीं। यहाँ पे एग्जाम्पल दे रहे हैं सूरत का। बोले सूरत में जो पावर लूम वाली फैक्ट्रीज हैं जहाँ पे कपड़े का काम होता है, वहाँ पर ज़्यादातर जो लेबर्स हैं वो उड़ीसा से आते हैं। अब एक बात बताओ, अगर वहाँ पर सूरत में, मतलब वहाँ की गुजरात की सरकार भी ऐसा ही कोई कानून लेकर के आ जाए तो वहाँ के लोकल लोगों को जॉब देने की बात की जाएगी। अब सबसे बड़ी बात तो ये है कि क्या वो लो पेमेंट वाली, कम पेमेंट वाली या लो स्किल वाले जो काम है वो गुजरात के लोग करने के लिए रेडी तो हैं क्या? एग्जैक्टली ये सवाल हरियाणा पे है कि भाई आप लो स्किल या फिर जो माइग्रेंट वर्कर जो काम करते हैं जिनसे आप ये जॉब छीन रहे हो, तो क्या ये गारंटी है कि हरियाणा के लोकल लोग हैं वो जॉब करना पसंद करेंगे? तो ये सवाल उठाए जा रहे हैं। तो बोला ये कहीं ना कहीं प्रोटेक्शनिज्म का जो अप्रोच है ये कहीं ना कहीं परेशान कर सकता है और इंडिया को डिवाइड करने का एक कहीं ना कहीं एक कारण बन सकता है आगे आने वाले टाइम पे। देखो आंध्र प्रदेश ने भी कानून लेकर के आए थे। आंध्र प्रदेश वाला कानून जो है वो तो कहीं ना कहीं अभी भी हाई कोर्ट में फंसा पड़ा है। इसी तरीके से गोवा, मध्य प्रदेश, इन्होंने भी कोशिश कर ली अपनी तरफ से, बट अल्टीमेटली ये जो कानून ला दिया है हरियाणा ने भी अपनी तरफ से, इसको भी कहीं ना कहीं कोर्ट में अब अपील जल्दी ही सामना करना पड़ेगा अपील का, क्योंकि ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन जिसमें डिस्क्रिमिनेशन को अवॉइड करने की बात की, एटलीस्ट जो जॉब अपॉर्चुनिटी क्रिएट करने की बात की है उसमें, और उसमें भी पर्टिकुलरली बात की जाए प्लेस ऑफ बर्थ को एक मुद्दा बना करके अगर आप डिस्क्रिमिनेशन करते हो तो वो गलत है, ठीक है। क्योंकि इस मुद्दे को हम डिटेल में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, केवल एक आपको जिस्ट देना था वो मैंने दे दिया। प्रीवियस वीडियोस हैं उनमें हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। 1 तारीख से लेकर के अब तक के 3-4 बार ये मुद्दा पूरा आ गया है, तो फिर से डिस्कस करने की ज़्यादा ज़रूरत है नहीं, तो इसको भी हम डिस्कस नहीं करेंगे। आगे अगर देखें तो बैटल फॉर AIADMK, इस वाले आर्टिकल में पूरी पॉलिटिक्स नहीं डिस्कस करेंगे। वर्ल्ड इज हर स्टेज, यहाँ पर 2020 में जो पैंडेमिक आया उसकी वजह से कितनी हार्डशिप का सामना करना पड़ा, क्या रियलिटी है हमारे वुमेन की, और अभी तक कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से वुमेन एम्पावरमेंट हो पाया है, देखेंगे इस आर्टिकल को। आगे चलते हैं। फिर आइडिया पेज पे हम बात करेंगे डिस्पाइट द डाउटर्स। ये आर्टिकल लिखा है सी राजा मोहन जी के द्वारा। इस आर्टिकल में हम इंडिया US रिलेशनशिप और क्वेड के एंगल से देखेंगे। अच्छा आर्टिकल है, शानदार आर्टिकल है। फिर ये वाला देखेंगे बैंकों के बीच में राइट बैलेंस बनाना, क्योंकि USA में तो पब्लिक बैंकों को प्रमोट किया जा रहा है, इंडिया में प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है। बहुत ही शानदार आर्टिकल है। क्या सर्कमस्टांसेस होती हैं जब ये स्विचिंग होती है प्राइवेटाइजेशन और पब्लिक बैंक्स के बीच में, देखेंगे इस आर्टिकल को। और फिर लास्ट आर्टिकल है लॉ ऑफ अनरीच, जो अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट है UAPA, उसमें जो अमेंडमेंट किया गया था 2019 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा,
उस लॉ को कहीं ना कहीं डिकोड करने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से ये जो एक इंडिविजुअल के राइट्स है ना, या एक ऑर्गेनाइजेशन की जो राइट्स हैं उनको ब्रीच करता है। अच्छा आर्टिकल है, देखेंगे यूएपीए के बारे में। अब चलते हैं डिटेल में एक एक आर्टिकल पे। फर्स्ट आर्टिकल है वर्ल्ड इज हर स्टेज, 8 मार्च 2021 वुमेन्स डे, इंटरनेशनल वुमेन्स डे। आर्टिकल लिखा हुआ है सोनाल दे देसाई के द्वारा। देखो 2020 में अगर जब भी हम हमारे बच्चों से या हमारे ग्रैंड चिल्ड्रन से बात करेंगे तो हमें ये बताएंगे कि एक ऐसा टाइम था जब पेंडेमिक तो सड़कों पे था, आराम से घूम फिर रहा था और हमने अपने आप को घरों के अंदर बंद कर लिया था। इवन हमारे जो फ्रेंड्स थे उनके साथ में कॉन्टैक्ट केवल टेलीफोन पे हुआ करता था, और साथ में जब कभी कोई डे लाइट का टाइम हुआ करता था, दिन होता था, तो कुछ थोड़ी बहुत एक्टिविटी भले ही स्ट्रीट्स पे देखने को मिल जाए, पर उसमें भी केवल आई कांटेक्ट ही था स्ट्रीट, और ये था कि मतलब एक तरीके से डिस्टेंस बना करके ही काम चलाना पड़ रहा था वहाँ पर भी। ठीक है, दूसरी तरफ ये तो हो गई वुमेन की बात। दूसरी तरफ मैन की अगर बात करें, देखो मैन को भी कहीं ना कहीं इस चीज़ का सामना तो करना पड़ा है कि आइसोलेशन में वो रहें, बट कंपैरिजन अगर किया जाए ना तो उस केस में वुमेन से ज़्यादा आइसोलेशन मेंस को नहीं फेस करना पड़ा। चाहे पब्लिक स्पेस की बात करो तो वहाँ पर वुमेन को इतना ज़्यादा स्कोप नॉर्मल कंडीशंस में ही नहीं मिलता है, तो ये तो पेंडेमिक का टाइम था, उसमें तो और ज़्यादा वो कन्फाइन हो गई घर के अंदर। देखो स्टैटिस्टिक्स क्या कहती है कि जो पब्लिक स्पेस की जो एक्सेसिंग है, जैसे कि आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बात करो, बैंक्स की बात करो या हॉस्पिटल की बात करो, कहीं पे भी आना जाना, वो ये पब्लिक स्पेसेस है। ठीक है, इन पर आना जाना, इसके बारे में एक स्टडी की गई थी इंडियन ह्यूमन डेवलपमेंट सर्वे 2012 में। ठीक है, IHDS की रिपोर्ट है, और ये रिपोर्ट किसने की थी? ये यूनिवर्सिटी ऑफ मैरीलैंड में नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक्स रिसर्च के द्वारा किया गया। और उसमें क्या रिवील होता है कि इंडिया में 18% वुमेन को किराना शॉप पर जाने का अलाउ नहीं किया जाता, 19% को अकेले घर से बाहर निकलना अलाउड नहीं है। तो आप देखो अभी भी कितना ज़्यादा हमारे यहाँ पर इनसिक्योरिटी या फिर एक स्टीरियोटाइप चलता आ रहा है। दोनों चीज़ें हैं, इनसिक्योरिटी भी है तो स्टीरियोटाइप भी है, दोनों चीज़ें। दूसरा, बच्चे बाहर से जाकर के खरीदारी करके ला सकते हैं पर औरतें नहीं जा सकती। सिमिलरली केवल 11% ऐसी ही रूरल वुमेन है जो कि ग्राम सभा को अटेंड करती हैं, और 18% से ज़्यादा वुमेन नहीं होती हैं। केवल 18% जो वुमेन है वो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में अपनी जितनी भी बेसिक नीड्स हैं या राइट्स हैं उनको इक्वल प्रोपोर्शन में यूज़ कर पाती हैं। तो कहने का मतलब कितनी ज़्यादा यहाँ पर रेस्ट्रिक्शंस हैं, कितना ज़्यादा यहाँ पे प्रॉब्लम में हम देख पा रहे हैं औरतों को। देखो मास्क पहनने से पहले बोला हमारे यहाँ पर 60% से ज़्यादा औरतों को तो घूंघट लगाना पड़ता है, फिर उसके बाद में बातचीत होती है। चलो ये तो ठीक है कि टेलीफोन के थ्रू कम से कम वुमेन अपने आसपास के लोगों से या अपने जो भी अपना जो सपोर्ट नेटवर्क तैयार करती है उससे कॉन्टैक्ट में तो बनी रहती है, बट जो अपनी नेटल फैमिलीज़ है वहाँ तक आना जाना भी इतना फ्रिक्वेंटली नहीं होता। देखो आइसोलेशन का एक कारण तो क्या होता है वुमेन में हमारे इंडिया में कि औरतें जो है वो अभी तक भी इतना मतलब कैपेबल नहीं है, या फिर कैपेबल हैं तो उनको एक्सेसिबिलिटी नहीं है जिसकी वजह से वो अपनी मोबिलिटी को इंश्योर कर सके। एक तो क्या होता है कि जो जाना भी चाहे कहीं पे तो उनको किसी का इंतज़ार करना पड़ता है। बट हाँ चलो ठीक है कि ये जो डेटा है, ये जो रेशो है कि जो किसी ना किसी पे डिपेंडेंट है अपनी मोबिलिटी के लिए फीमेल ऑफ इंडिया, तो वो कहीं ना कहीं अभी थोड़ा कम ही है। बट फिर भी कहीं ना कहीं ट्रैवल अलोन करना अभी भी थोड़ा सा मुश्किल ही है। लगभग 50% है जो कि अपने हिसाब से अकेले मूव कर सकती है, और 50% ऐसी औरतें हैं जो कि डिपेंडेंट रहती हैं। इसी के साथ में पेंडेमिक ने अपनी तरफ से आइसोलेशन और ज़्यादा एनफोर्स कर दिया, ये हमने ऑलरेडी देखा और आपने भी एक्सपीरियंस किया होगा आपके घरों पर। तो इसकी वजह से जो लाइफ के चैलेंजेस हैं वो और ज़्यादा बढ़ गए, और ये आइसोलेशन ने तो और ज़्यादा मुश्किलों का कारण और ज़्यादा बढ़ा दिया। देखो बहुत सारी स्टडीज़ कंडक्ट की गई, बहुत सारे डॉक्यूमेंट रिलीज हुए हैं कि सेक्सुअल हरासमेंट कितना ज़्यादा होता है वर्क प्लेस पे भी और होम्स पे भी। देखो जनरली होता क्या है, बाहर जब भी निकलती हैं औरतें तो उनको डर किस बात का रहता है कि कोई हमें कोई कमेंट ना कर दे या फिर उनका कोई सेक्सुअल हरासमेंट ना हो जाए, क्योंकि एक ये नेगेटिव सोसाइटल कॉन्सिक्वेंस के बचने के लिए कि सोसाइटी में एक ट्रेंड सा बन गया है कि हाँ जो पैट्रियार्की है, मस्कुलिनिटी जो है वो कहीं ना कहीं परेशान करेगी, तो इसकी वजह से वो जल्दी से बाहर निकलती नहीं है। इसके अलावा जो IHDS का डेटा जो हमने अभी बात की, जो यूनिवर्सिटी ऑफ मैरीलैंड के द्वारा कंडक्ट किया हुआ है, तो उसमें एक इकोनॉमिस्ट थी तनिका चक्रवर्ती जो कि IIT कानपुर की तरफ से थी। उन्होंने भी एक पेपर में इस रिपोर्ट में अपनी तरफ से को-ऑथर किया, मतलब वो भी ऑथर थी इसमें। तो उन्होंने ये कहा कि वुमेन जो है वो अपने घर से बाहर निकल के काम करने से इसलिए डरती हैं या फिर इसलिए थोड़ा सा रोकती है क्योंकि सेक्सुअल हरासमेंट का बहुत ज़्यादा थ्रेट है। इसी तरीके से वर्ल्ड बैंक की इकोनॉमिस्ट जिनका नाम है गिरिजा बोरकर, ठीक है, उन्होंने भी एक हाईली इनोवेटिव स्टडी की थी और उसमें ये देखा था कि जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में
जो स्टूडेंट्स हैं वो प्रेफर करती हैं कि घर के आसपास में ही चाहे लोअर क्वालिटी की कॉलेज मिल जाए, चाहे उनकी क्वालिटी खुद की एजुकेशन की स्टैंडर्ड बहुत शानदार है लड़कियों की, पर वो अपने आसपास में ही स्टडी करना पसंद करती हैं। तो ये चीज़ क्या कहती है कि भाई वो सेक्सुअल हरासमेंट को अवॉइड करना चाहती हैं, क्योंकि लंबा ट्रैवल करके अगर कॉलेज में जाना पड़े, अच्छी कॉलेज में जाना पड़े, तो उनको ट्रैवल लंबा करना पड़ेगा, तो उसकी वजह से उनके लिए रिस्क बन जाती है। तो ये एग्जाम्पल आप जरूर ही लिख लो, ये वर्ल्ड बैंक इकोनॉमिस्ट गिरजा बोरकर के द्वारा ये लिखा हुआ है। अच्छी रिपोर्ट है ये एनेक्डोट में कहीं काम आ सकती है जब भी वुमेन के बारे में सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से आप लिखो। सेफ्टी कंसर्न्स देखो, ये केवल मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में नहीं फंसा हुआ है। देखो एनजीओ है एक सेफ्टी पिन, जिसने भोपाल, ग्वालियर, जोधपुर, ठीक है, इन तीनों में स्टडी की, भोपाल, ग्वालियर मध्य प्रदेश, जोधपुर राजस्थान। तो बोला 95% वुमेन जो है वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट को यूज़ करने से डरती हैं, 89% जो है वो मार्केट प्लेसेस में जाने से डरती हैं, 84% जो वुमेन है वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट को अनसेफ, मतलब पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए वेट कर रही है ना, तो वो अनसेफ समझती हैं। 76 वुमेन जो है वो रोड साइड पे या फुटपाथ पे अगर वो चलती हैं तो वहाँ पर उनको डर लगता है। ऐसे 30% वुमेन जो है वो कहीं ना कहीं सेक्सुअल हरासमेंट का सामना करती रहती हैं, पिछले 1 साल में तो पर्टिकुलरली बात की जाए तो। ये रिसर्च क्या शो करती है कि बहुत ही ज़्यादा ग्रेव सिचुएशन है, इसको हमें ध्यान रखने की जरूरत है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? नंबर सोल्यूशन दे रही है राइटर, बहुत अच्छे सॉल्यूशंस है। देख, ये ज़्यादातर इंसिडेंट है ना, ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट में देखे जा रहे हैं, ठीक है, और पब्लिक ट्रांसपोर्ट में अभी तक लगभग 16% ही कहीं ना कहीं आप देख सकते हो एक रिकवरी देखी जा सकती है, या फिर रिप्रेजेंटेशन देखा जा सकता है, या फिर प्रेजेंस ऑफ वुमेन देखा जा सकता है। तो किया क्या जा सकता है वुमेन की इस फीलिंग को कि सेफ्टी कंसर्न्स को कैसे एड्रेस किया जाए, तो उसके लिए क्या करें? तो इसके लिए आंसर देखो रिलेटिवली सिंपल है, पर हाँ थोड़ा सा मुश्किल भी है करना। नंबर 1 कि इम्प्रूव करने की ज़रूरत है हमें कि जो लाइटनिंग है रोड्स के आसपास में वो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े। स्ट्रीट लाइट होगी वो अच्छे से होगी, बसेज में, ट्रेन स्टेशंस पे, या फिर जहाँ पर भी हो, जहाँ पर गैदरिंग हो, जहाँ पर वुमेन प्रेजेंस होती है, वहाँ पर लाइटिंग की व्यवस्था पूरी होनी चाहिए। इसके अलावा और भी बहुत सारे क्रिटिकल सॉल्यूशंस हैं, कैसे भी करके जो वुमेन के नंबर है ना, वुमेन के नंबर्स, उनको हमें इंक्रीज़ करना पड़ेगा। दैट मीन्स कि अगर एक पब्लिक प्लेस है तो वहाँ पर 100 जने अगर गैदर कर रहे हैं तो आप इंश्योर, वहाँ पर एक इंश्योर हो कि कम से कम वहाँ पर 50 के लगभग वुमेन तो प्रेजेंट हो ही। तो जब नंबर्स में वो स्ट्रॉन्ग रहेंगी तो ऑटोमेटिकली ये जो डर है, आइसोलेशन की जो कारण है, वो अपने आप खत्म होने लग जाएंगी। तो नंबर्स इंक्रीज़ करने पड़ेंगे। वो कैसे? जैसे वुमेन ड्राइवर हायर करो, बस कंडक्टर के तौर पे वुमेन को हायर करो, या फिर इसका बेस्ट एग्जांपल है लाहौर में जो पिंक बस चल रही है। वैसे तो पिंक बस की बात करें तो जहाँ तक मुझे ध्यान आ रहा है केरला में भी शुरू की गई थी, अब अभी क्या स्टेटस है वो मुझे ध्यान नहीं है। तो पिंक बसेस का जो मेथड आया था जिसमें जो पूरा स्टाफ है वो पूरा वुमेन स्टाफ रहेगा, तो वो चीज़ हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करने की ज़रूरत है। दूसरा, वुमेन वेंडर्स, जो ये स्ट्रीट वेंडर्स जो होते हैं ना, वहाँ पर वुमेन वेंडर्स को भी अलाउ करना चाहिए और उनको प्रमोट करने की ज़रूरत है। देखो एनवायरनमेंट अगर एक अच्छा बन जाएगा ना, जहाँ पर सोसाइटी कोलैबोरेट करे, तो वुमेन ऑटोमेटिकली पब्लिक लाइफ में इन्वॉल्व होना शुरू कर देगी और अपने जो सिलोज हैं उनको तोड़ करके बाहर निकल जाएगी, अपने बैरियर्स को तोड़ के बाहर निकलेगी। तो अपने आप ही फिर क्या होगा, उनकी जो डिमांड है वो पूरी हो जाएंगी, उनकी जो राइट्स हैं वो फुलफिल होते दिखाई देंगे और एक बैलेंस सोसाइटी बनेगी। ठीक है, देखो इंडिया में इंडिपेंडेंस की बात करें तो जब फ्रीडम स्ट्रगल चल रहा था ना, तो उस टाइम पर भी एक वुमेन मूवमेंट पैरेलली चल ही रहा था। ठीक है, तो उसी को कहीं ना कहीं हम आगे कैरी ऑन करके ये जो फ्रीडम है वुमेन की मूवमेंट की या फिर उनकी मोबिलिटी की, उसको और इंश्योर कर सकते हैं। वैसे तो हिंदू कोड जब आया तो उसके बाद में मोनोगेमी प्रमोट हुई, दैट मीन्स पहले पॉलीगेमी कि बहुपत्नीवाद जो हुआ करता था, एक आदमी 4-5 औरतों से शादी कर सकता था। तो सबसे बढ़िया काम तो हिंदू कोड ने क्या किया, मोनोगेमी, कि भाई एक से ज़्यादा शादी आप नहीं कर सकते हो। दूसरा, डाइवोर्स देने का जो राइट है वो वुमेन के हाथ में दे दिया और इनहेरिटेंस का राइट है वो भी दे दिया कि पिता की पैतृक संपत्ति के अंदर वुमेन का भी राइट बनेगा। तो इससे क्या हो गया, उनकी थोड़ी सी एम्पावरमेंट हुई। रही सही में नरेगा भी एक बहुत बढ़िया एग्जांपल है कि जहां पर मैन एंड वुमेन को इक्वल वेजेस दिए जाते हैं और काम भी क्या है कि वो अपने घर के आसपास में कहीं पर कोई फार्म हो, कोई पॉन्ड हो, वहां पर काम कर सकती है। तो इससे क्या हो गया, और ज़्यादा अच्छा अपॉर्चुनिटी हो गई। तो इससे क्या हो गया, हमारा डीपीएसपी में जो गिवन है कि इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, वो चीज़ कहीं ना कहीं यहाँ पर अप्लाई हो रही है। तो उसी चीज़ को हमें और कंटिन्यू करें तो उससे और फायदा निकल सकता है। साथ में पब्लिक गुड्स में पार्टिसिपेशन इनका इंक्रीज हो जाएगा, अपॉर्चुनिटीज़ और ज़्यादा दी जाएगी, तो वुमेन ऑटोमेटिकली अपने आइसोलेशन को ख़त्म कर पाएंगी।
है ना। तो इस तरीके के प्रोग्राम हमें और लाने की ज़रूरत है, गवर्नमेंट को इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। इसमें विन विन सिचुएशन है। नंबर 1, एक तो वर्क फोर्स आपकी इंक्रीज होती है, और नंबर 2, वुमेन एम्पावरमेंट आ जाता है। तो दोनों में फ़ायदा है। तो बात यह है कि 2020 का जो हमारा जो आइडिया है, हमारी जो एक्सपीरियंस है, हम हमारे ग्रैंड चिल्ड्रंस को बताएंगे तो कहेंगे कि देखो आइसोलेशन वुमेन के लिए तो इतना अनफेमिलियर नहीं था, सब जानते थे, रहते थे हम अंदर ही अंदर। बट वही है कि अब मैन और वुमेन के लिए इक्वल स्पेस क्रिएट किया जाए, तब जाके एक्सपीरियंस और मज़ेदार हो जाएगा। आगे चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है डिस्पाइट द डाउटर्स। आर्टिकल लिखा है सी राजा मोहन के द्वारा। देखो, इंडिया और यूएस दोनों के बीच में पार्टनरशिप बहुत हद तक आगे बढ़ रही है, बट एक पजल्ड वे में बढ़ रही है। पजल्ड का मतलब कहीं ना कहीं डाउट्स हैं इनके मन में। मतलब दो चीज़ें यहाँ पे, एक तो फॉरेन पॉलिसी है, और प्लस में जो फॉरेन पॉलिसी से रिलेटेड जो जो थिंकिंग है, फॉरेन पॉलिसी को लेकर के जो प्रीवियस थिंकिंग होती है उसमें। तो एग्जीक्यूशन और प्लानिंग दोनों में बहुत ज़्यादा थोड़ा सा गैप है, इसीलिए बोल रहे हैं कि डाउट दोनों तरफ। और ऐसा नहीं कि केवल दिल्ली में ही है, वॉशिंगटन में भी ये डाउट देखा जा रहा है। वैसे तो चलो ठीक है कि जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप ने विड्रॉ किया, या विड्रॉ के मतलब डोनाल्ड ट्रंप हारे, जो बाइडन आए, तो ये डर था कि जो डेमोक्रेटिक पार्टी है वो ह्यूमन राइट्स को ध्यान में रखेगी, और डोनाल्ड ट्रंप के साथ में जिस तरीके से नरेंद्र मोदी के खुद के पर्सनल रिलेशंस थे उनको ध्यान में रखेंगे। तो ऐसे में तो इंडिया के रिलेशन अब जो है यूएसए के साथ में इतने अच्छे नहीं रहेंगे। बट आप देखो कि 1-2 महीने हुए हैं केवल जो बाइडन प्रेसिडेंसी को शुरू हुए, और उन्होंने क्वाड नेशन के जो लीडर्स हैं उनकी मीटिंग को शेड्यूल कर दिया 12 मार्च को। तो ये अपने आप में क्लियर मैसेज देता है कि जो बाइडन डोनाल्ड ट्रंप की जो इंटरनेशनल पॉलिसी थी, फॉरेन पॉलिसी थी, उसको बिल्कुल भी बंद नहीं करने वाला है। इवन चाइना को भी आते ही सबसे पहले स्टेटमेंट दिया है कि चाइना जो है वो अपनी एग्रेशन को रोके, अपना जो यूनिलैटरलिज्म प्रमोट करने की कोशिश कर रहा है उस पर लगाम लगाए। तो यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप ने जो लेगेसी छोड़ी है, तो जो बाइडन उसी को कहीं ना कहीं कंटिन्यू करना चाह रहे हैं। अभी आप देखोगे जो वॉशिंगटन के साथ में जो लॉन्ग स्टैंडिंग ट्रीटी अलाइज हैं, कौन? ऑस्ट्रेलिया और जापान, जो ऑलरेडी वॉशिंगटन के साथ में ही चलते हैं। अब उस ग्रुप में उन्हीं के साथ में अब इंडिया भी कहीं ना कहीं अपने कदम से कदम मिलाने वाला है। तो ये चीज़ बड़ी क्लियर है कि डाउट तो रहता है हमेशा कि फॉरेन पॉलिसी क्या है, पॉलिसी डिबेट क्या है, और पॉलिसी कैसी बन रही है। तो दोनों में एक चीज़ क्लियर क्या हो रही है कि वॉशिंगटन में तो ये डाउट रहता है भाई कि जो ह्यूमन राइट्स है वो वायलेट होता है इंडिया में, कैसे इंडिया के साथ हम रिलेशन बनाते हैं। क्योंकि ह्यूमन राइट्स वाला मुद्दा है ना, डेमोक्रेसी वाला जो मुद्दा है, ये यूएसए की फॉरेन पॉलिसी में हमेशा से इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता रहा है। जबकि इंडिया में क्या रहा है, इंडिया ये दिमाग में, इंडिया के जो स्कॉलर्स हैं, इंटेलेक्चुअल्स हैं, उनका ये सोचना रहता है कि यूएसए जो है वो इंडिया पर दबाव बना करके इंडिया से काम करवाता है। तो ऐसे में क्या, और जबकि इंडिया भी अपनी तरफ से रिलेशन दोनों बढ़ा रहे हैं, तो रियलिटी तो क्या है, दोनों के बीच के रिलेशन अच्छे बढ़ रहे हैं इंडिया यूएस के। बट बैकग्राउंड में जो डिबेट हो रहा है वो कुछ ऐसा हो रहा है कि जिसके अंदर डाउट्स रखे जा रहे हैं मन में। तो राइटर यहाँ पे एक ही चीज़ कहना चाह रहे हैं, बोले कि टाइम बीत चुका है, इंडिया भी बहुत स्ट्रांग इकोनॉमी बन गई है। आज इंडिया जितना 1990s में इकोनॉमी का साइज था लगभग $270 बिलियन, जो आज $2700 बिलियन की इकोनॉमी बन गई है, वर्ल्ड में 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी बन गई है। तो मटेरियल स्पेस में जैसे ही इंक्रीमेंट हुआ है इंडिया का, तो रिकग्निशन भी ऑटोमेटिकली होने लग गया है। दूसरा, डेमोक्रेटिक पार्टी का जो पूरा इशू है, अब वापस आ जाते हैं इस सीक्वेंस में, कि डेमोक्रेटिक पार्टी का देखो ह्यूमन राइट कंसर्न हमेशा रहता है। तो इसी चीज़ को लेकर के थोड़ा सा ये था कि कहीं ना कहीं मोदी गवर्नमेंट के साथ में टाइज जो हैं जो बाइडन के, वो वीक पड़ जाएंगे। बट होता क्या है कि क्वेड जो रियलिटी है, क्योंकि इंडो पैसिफिक एक अपने आप में बहुत सच बात निकल के आ रही है, जहां पर चाइना को कंट्रोल करना, चाइना को कंटेन करना, और एक इंटरनेशनल लॉज के बेस पे नेविगेशन इंश्योर करना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो ये चारों कंट्रीज कहीं ना कहीं वहाँ पे इन्वॉल्व हैं। तो इसी चीज़ को ध्यान में रख करके जो बाइडन ने अपनी खुद की क्लैरिटी दी है कि हम जल्दी से जल्दी मीटिंग करेंगे, और पहली हेड्स की मीटिंग होगी क्वेड में। ठीक है। इसके अलावा ट्रंप की जो चाइना पॉलिसी है उसको भी डिसकंटिन्यू करने के लिए बिल्कुल रेडी नहीं है जो बाइडन बिल्कुल कंटिन्यू करने के लिए रेडी हैं। तो इंटरनेशनल डायनामिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो दोनों कंट्रीज कहीं ना कहीं अभी बहुत ज़्यादा कोलैबोरेट कर रहे हैं। ठीक है। इंडिया और यूएस के जो रिलेशन है ना, वो और कंट्रीज के कंपैरिजन में बहुत बैलेंस्ड है। चाहे इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, चाहे रशिया के साथ में इंडिया की रिलेशन देखो, आप क्या है, कॉमर्स रिलेशन तो कम है, डिफेंस रिलेशन ज़्यादा है। सिमिलरली चाइना की अगर बात करें तो चाइना के साथ में हम कॉमर्शियली एंगेज हैं, डिफेंस में बिल्कुल एंगेज नहीं है। पर हाँ,
फिर भी कॉमर्स में भी चाइना को फेवर ज़्यादा कर रहा है, क्योंकि जो बैलेंस बनाए ना आप दोनों के बीच में जो ट्रेड का होता है, तो इंडिया ट्रेड डेफिसिट फेस कर रहा है चाइना के साथ में। इसके अलावा यूएसए की अगर और यूरोपियन यूनियन की बात करें तो यूरोपियन यूनियन कॉमर्स में तो ठीक है, बट सिक्योरिटी कॉपरेशन में इतना ज़्यादा नहीं है। बट यूएसए सिक्योरिटी और इकोनॉमिक दोनों सेक्टर में कहीं ना कहीं अच्छे रिलेशंस के साथ में है इंडिया के। देखो, दिल्ली में जो डाउट है ना यूएसए के साथ पार्टनरशिप को लेकर के, वो एक ही चीज़ की रहती है कि जो यूएसए है वो अपनी डोमिनेंस क्रिएट करता है, और इंडिया की फॉरेन पॉलिसी में कहीं ना कहीं यूएसए को हम ध्यान में रख करके हम कहीं ना कहीं मॉनिपुलेट करते हैं या चेंज करते हैं। तो इससे क्या होता है, बोले यूएसए बोले दादागिरी लगाता है। ये चीज़ हमने प्रीवियसली कई आर्टिकल्स में देखी है, और शायद आपने कुछ दूसरे एडिटोरियल्स देखे होंगे, तो ये चीज़ डेफिनेटली बताई गई है वहाँ पे, ठीक है। इसके अलावा जो स्ट्रीट्स में बातचीत होती रहती है, उन पर फोकस करते हुए हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर जी ने एकदम क्लियर मैसेज दिया कि भाई आज का टाइम आप देखो तो सही कि यूएस और इंडिया के रिलेशन कहाँ पर हैं। ये बहुत ही ज़्यादा अनफॉर्चुनेट है कि जो आप मतलब एक इंस्टीट्यूशनल कैपेबिलिटीज़ में इन्वेस्ट नहीं कर रहे हो, क्योंकि यूएसए की पॉलिटिक्स और इकोनॉमिक्स और इंटरनेशनल रिलेशन बेशक इन बहुत सारी वैल्यूज़ पर डिपेंड करती है, जहाँ पर हो सकता है कि इंडिया एक तरीके से उनको फुलफिल ना करे, बट उन केसेस को भी अगर देखो और इंटरनेशनल सेंसिटिविटी को देखो ना, तो आज इंडिया और यूएस से दोनों के दोनों एक दूसरे को कॉपरेट करने के लिए रेडी हैं। साथ में हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर ने ये कहा है कि लगातार हमने यूएसए को मिसजज किया कि इंडिया की फॉरेन पॉलिसी जो है वो कहीं ना कहीं अमेरिका के साथ में अगर अमेरिका के साथ में हमारे रिलेशन अच्छे बनते हैं तो उसमें यूएसए जो है वो प्रेशर क्रिएट करता रहता है, और वो इंडिया के लिए हार्मफुल होगा। रियलिटी कुछ हो रही है कि अगर हम ये जो कयास लगा रहे हैं, डाउट कर रहे हैं, इसकी वजह से तो हमारे रिलेशन और ज़्यादा डिस्ट्रेस में आ जाएंगे। आज एविडेंसेस देखो कि क्यों इंडिया नहीं दबेगा। 1990s के टाइम पे आप देखो, इंडिया मोस्ट वल्नरेबल मोमेंट से निकला था जब हमने एलपीजी पॉलिसी अडॉप्ट की थी। बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस हमारे यहाँ आ गया था उसके चलते, और साथ में हमारे यहाँ पर पैसे खजाना ही खाली हो गया था पूरा का पूरा। तो उस मिसपरसेप्शन को हमें करेक्ट करने की ज़रूरत है। उस टाइम पर आप देखो कि इतनी ज़्यादा परेशानी होने के बावजूद भी हमारे यहाँ पर क्या था, 1990s का दौर क्या था, 2014 तक, 1990 से लेकर 2014 तक का क्या माहौल था सरकारों का। कोalition सरकारें थी, गठबंधन की सरकारें थी। जब वो सरकारें ही क्लिंटन एडमिनिस्ट्रेशन के सामने नहीं झुकी थी, जब क्लिंटन एडमिनिस्ट्रेशन ने लगातार प्रेशर बनाया था कि कश्मीर मुद्दे को सेटल कर लो पाकिस्तान के साथ में, जब हमारी उन सरकारों ने ही बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं किया था, तो आज तो पावरफुल रिजीम है, आज तो मेजोरिटी है, और आज इंडिया खुद भी बहुत पावरफुल बन गया है। और दूसरा, यूएसए के प्रेशर को इंडिया ने बिल्कुल डिफाई किया, बिल्कुल इग्नोर किया जब हमने 1998 में पोखरण 2 टेस्ट किया था। न्यूक्लियर मिसाइल प्रोग्राम हमने कंडक्ट करना शुरू किया था, न्यूक्लियर टेस्ट कंडक्ट करने शुरू कर दिए, तभी हम नहीं दबे। तो आज का तो टाइम ही बदल चुका है। आज किस बात का डर, ठीक है। आज देखो, रावलपिंडी के साथ में दिल्ली ने, मतलब पाकिस्तान इंडिया के बीच में जो सीज फायर नेगोशिएशंस को ऑब्जर्वेंस में लाने की बात की गई है, तो उसमें भी ये कयास लगाए जा रहे हैं कि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन का इसमें प्रेशर रहा है। बट यहाँ पे राइटर ये बोलना चाह रहे हैं कि जब इंडो पैसिफिक की बात आती है रीजन की, तो वहाँ पर दिल्ली की वैल्यू अब बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। आप यहाँ पर देखो कि आज दिल्ली की अप्रोच क्या है, बहुत ज़्यादा एग्रेसिव है। दूसरा, जो इंडिया की मटेरियल कैपेबिलिटीज़ है, जो कि इंडिया एग्रेसिव, मतलब एग्रीगेट जीडीपी अगर आप देखो तो अब लगभग 10 गुना हो चुकी है 1990 के कंपैरिजन में, देखें 2020 तक आते आते हैं। तो इसकी वजह से क्या हो गया, इंडिया आज वर्ल्ड की टॉप 5 इकोनॉमीज़ में से एक है, और इसकी वजह से ही इंडिया अपनी बात को पूरी ताकत दमखम के साथ में रख पाती है, ठीक है। देखो, पहले भी जो यूएसए के साथ में हमारी एंगेजमेंट्स है ना 2000s में शुरू हो गई थी, उसके पीछे बहुत सारे फैक्टर्स थे, ठीक है। और उन्हीं फैक्टर्स को देखें तो अभी जो रिजीम चल रहा है कंटिन्यू, तो उसके बेसिस पे कहीं ना कहीं हमारी जो एंगेजमेंट है वो और ज़्यादा बढ़ रही है। इकोनॉमिक एंगेजमेंट हो गई, डिफेंस एंगेजमेंट हो गई, न्यूक्लियर डील हमने साइन कर रखी है, तो वो चीज़ें बहुत ही ज़्यादा अपने आप में मैटर करती है। और आज जो डाउट्स हैं, उन डाउट्स के लिए ज़्यादा स्पेस नहीं होना चाहिए। हाँ, डिबेट होना चाहिए, डिस्कशन होना चाहिए, तब जाकर के फिर बाद में डिप्लोमेटिक पॉलिसी, डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप्स स्ट्रेंथन होने चाहिए। पर हाँ, इतना ज़्यादा डाउट भी ना हो जिससे कि रिलेशनशिप जो एग्जिस्टेंस में है वो वीक पड़ जाए, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे।
नेक्स्ट आर्टिकल है गेटिंग द बैंक बैलेंस राइट। आर्टिकल लिखा है अनुषा चेरी और अमियातोष पुनानंदम, ठीक है, इनके द्वारा लिखा हुआ आर्टिकल है। देखो एक आयरनी बड़ी क्लियर निकल के आ रही है कि इंडिया में और यूएसए के अंदर बैंकों के साथ में जो अभी माहौल क्रिएट हुआ है वो ये, क्योंकि एक तरफ तो फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए बात की जा रही है, जहां पर यूनाइटेड स्टेट्स जो है वो कहीं ना कहीं बैंकों को पब्लिक बनाने की कोशिश कर रहा है, एक पब्लिक बैंक मूवमेंट, मतलब सरकारी बैंक बनाने की कोशिश कर रहा है, जबकि और जो कि फ्री मार्केट के लिए बहुत बड़ा किला माना जाता है, बहुत बड़ा दुर्ग माना जाता है। बेस्टियन का मतलब होता है किला, एक बहुत बड़ा एम्पायर, ठीक है, फ्री मार्केट के लिए। जबकि इंडिया में हम देखें, हमारे यहाँ पर स्टेट इंटरवीन कर रहा है कि गवर्नमेंट ऑन्ड बैंक जो हैं उनकी डोमिनेंस बहुत ज़्यादा हो गई है, तो हमें अब जल्दी से जल्दी प्राइवेटाइजेशन करने की ज़रूरत है, जिससे कि जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट की प्रॉब्लम है, क्रेडिट फ्लो की जो प्रॉब्लम है, उसको हम सॉर्ट आउट कर सकें। तो आप देखो दो कंट्रीज़, दोनों के बीच में कितना ज़्यादा कॉन्ट्रास्ट है बैंकिंग सिस्टम को लेकर के। तो डिबेट में थोड़ा सा हम समझे, देखो 1962 की अगर बात करें, जब अलेक्जेंडर गस्चैन क्रॉन, ये एक इकोनॉमिस्ट हुआ करते थे, उन्होंने एक आइडिया दिया कि बोले बैंकिंग सिस्टम में गवर्नमेंट की प्रेजेंस बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक इकोनॉमिक डेवलपमेंट शुरुआती स्टेज पे किसी भी डेवलपिंग कंट्री को अगर गेन करना है तो गवर्नमेंट की प्रेजेंस उन बैंक्स में होनी चाहिए, क्योंकि प्राइवेट बैंक जो है वो कन्फाइंड रहते हैं और जो पावरफुल है या फिर खुद के बिजनेसेस को लोन देते रहते हैं और आगे बढ़ते चले जाते हैं। तो सोशली प्रोडक्टिव मैनर में अगर बैंकिंग सिस्टम को यूज़ करना है तो बोला गवर्नमेंट की प्रेजेंस वहाँ पर होनी चाहिए। तो इसी चीज़ को ध्यान में रख करके एक पॉलिटिकल व्यू भी कहीं ना कहीं बनना शुरू हो गया था कि चलो ठीक है, अब पब्लिक बैंक्स लाए जाएं, और इसी के चलते पब्लिक बैंक्स बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट होना शुरू हो गए थे 1960s में। इवन हमारे यहाँ पर भी 1969 और 1980 इनमें जो बैंकों का नेशनलाइजेशन था वो होना शुरू हो गया था। साथ में थोड़ा सा फिर धीरे धीरे टाइम में बीता तो प्रॉब्लम क्या आने लग गई, बोले यहाँ पर पॉलिटिकल व्यूज़ का ज़्यादा असर आने लग गया। दैट मीन्स कि जिस पर्टिकुलर पार्टी की आइडियोलॉजी की सरकार चल रही है, उस पर्टिकुलर पार्टी को सपोर्ट करने वाले जो इंडस्ट्रियल हाउसेज हैं, बोलो उनको फेवर ज़्यादा करती है, दिलाती है, मतलब क्रेडिट का जो माहौल है उसको डिस्टॉर्ट कर दिया पॉलिटिक्स ने। तो मतलब जो लोन दिलाते हैं ना, उसके अंदर जो पॉलिटिकल जो लीडर्स हैं वो प्रेशर बनाते हैं फिर बैंकों पर कि भाई ये मेरा आदमी है, इसको लोन दे दो। तो इससे क्या हो गया, गवर्नमेंट ऑन बैंकिंग सिस्टम में कहीं ना कहीं समस्या आने लग गई, क्योंकि जो अलोकेशन एफिशिएंसी थी वो रिड्यूस होने लग गई थी। क्रेडिट अलोकेशन था वो डिस्टॉर्ट होने लग गया था, वो बिगड़ने लग गया था। देखो एविडेंसेस जब सामने आने लगे ना कि बैंकिंग सेक्टर की वजह से, कौन से पब्लिक बैंकिंग सेक्टर की वजह से फाइनेंशियल डेवलपमेंट अभी तक नहीं इंश्योर कर पा रहे हैं, तो फिर हमने 1990s में क्या किया, एलपीजी पॉलिसी अडॉप्ट की, और साथ में जो नरसिम्हन कमेटी की रिकमेंडेशन थी उसके बेसिस पे हमने धीरे धीरे प्राइवेटाइजेशन पर भी ध्यान दिया। पर इंडिया बहुत लेट था, क्योंकि ज़्यादातर डेवलपिंग कंट्रीज़ ने प्राइवेटाइजेशन जल्दी कर दिया, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर जो है वो कहीं ना कहीं इकोनॉमिकली और फाइनेंशियल डेवलपमेंट के लिए एक एफिशिएंट मेथड या एफिशिएंट मीन साबित हो रहा था, क्योंकि ये लोग एफिशिएंसी के साथ में काम करते हैं, इनके पास में जो प्रोफिशिएंसी होती है, एक्सपर्टाइज होती है, वो बहुत ज़्यादा होती है। तो इससे क्या है, प्राइवेट सेक्टर के जो बैंक्स हैं ना, वो एफिशिएंसी और प्रॉफिटेबिलिटी मतलब इंक्रीज़ करने में बहुत सक्सेसफुल रहे। और इसका एग्जाम्पल अभी लेटेस्ट भी देखें ना, तो पब्लिक सेक्टर बैंक्स के पास में जितना एनपीए है उसके कंपैरिजन में प्राइवेट सेक्टर बैंक्स का एनपीए बहुत कम है। देखो पब्लिक सेक्टर बैंक्स का एनपीए कितना है, 10.3%, जबकि प्राइवेट सेक्टर बैंक्स के पास में एनपीए कितना है, केवल 5.5%। तो इसी चीज़ को ध्यान में रख करके गवर्नमेंट जो है वो जो पब्लिक सेक्टर बैंक जिनके क्रेडिट मतलब उनकी बैलेंस शीट बिगड़ी हुई है उसको ठीक करने की कोशिश कर रही है। देखो अगर हम क्रेडिट की बात करें, क्रेडिट टू जीडीपी की बात करें, तो उस केस में प्राइवेट सेक्टर जहां पर ज़्यादा मुखर तौर पे काम कर रहा है वहां पर क्रेडिट टू जीडीपी ज़्यादा है। ये इंडिया के लिए सिनेरियो हम डिस्कस कर रहे हैं अभी, क्योंकि पब्लिक सेक्टर बैंक जहां पर भी डोमिनेट करता है वहां पर, जैसे कि इंडिया, हमारे यहाँ पर कितना है क्रेडिट टू जीडीपी का कितना हिस्सा क्रेडिट पे चल रहा है, केवल 50%, जबकि दूसरे इंटरनेशनल बेंचमार्क्स को देखें तो यूएसए में 190% तक क्रेडिट मिलता है। जीडीपी के कंपैरिजन 190% क्रेडिट चल रहा है वहाँ पे। ऐसे ही यूके में 130%,
चाइना में 150%, साउथ कोरिया में 150%, हमारे कितना, केवल 50%। तो इस केस में प्राइवेटाइजेशन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि मतलब ज़रूरी समझा जा रहा है, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर जो है वो एफिशिएंटली क्रेडिट फ्लो को इंश्योर कर पाता है। और रिजल्ट क्या है कि प्राइवेट सेक्टर के पास एनपीए केवल 5.5% है, जबकि पब्लिक सेक्टर बैंक के पास में लगभग 10.5% तक एनपीएज हैं। तो ये अपने आप में बहुत बड़ा रैशनल है, बहुत बड़ा कारण है कि प्राइवेटाइजेशन को हमें आगे से आगे बढ़ाना चाहिए। अब केस आ जाता है यूएसए का। यूएसए में देखो प्राइवेट बैंक मॉडल ऑलरेडी एग्जिस्टेंस में है बहुत ज़्यादा, बट जो नेशन वाइड पब्लिक बैंकिंग सिस्टम है वो अनक्लियर परफॉर्म करता हुआ दिखाई दे रहा है। कैलिफोर्निया में अभी एक स्टेट बिल लाया गया था, कैलिफोर्निया में और न्यूयॉर्क में, उनमें ये टारगेट था कि जो एक पब्लिक बैंक, इकलौता एक पब्लिक बैंक जो कि बैंक ऑफ नॉर्थ डेकोटा अमेरिका के अंदर, ठीक है, बैंक ऑफ नॉर्थ डेकोटा, बोला उसी लाइन के ऊपर हमें भी अब पब्लिक बैंक्स को प्रमोट करने की ज़रूरत है। बोला इससे क्या होगा, एक तो पब्लिक प्रोजेक्ट्स को फंडिंग लेने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब देखो वहाँ पर तो सरकार ज़्यादा पैसे ले रही थी, अपने मनमाने तरीके से लोन दिला रही थी, अब यहाँ पर सरकार मनमाने तरीके से लोन नहीं ले पा रही है, तो यहाँ पे ये व्यवस्था करनी पड़ रही है। दूसरा, जो स्मॉल बिजनेस है, जैसे कि हमारी मुद्रा स्कीम चला रखी है, वहाँ पर भी वो मुद्रा स्कीम चलाना चाह रहे हैं एक तरीके से यूएसए में, तो प्राइवेट बैंक थोड़ा ना चलाने देंगे, बस वही बात है, इसलिए वहाँ पर थोड़ी और दूसरी एंजाइटी है। तो आप देखो ये सिनेरियो, इकोनॉमिक्स इज ऑल अबाउट द सिचुएशन, मतलब ये सिचुएशन के साथ में चीज़ें चेंज होती रहती है, ठीक है, गियर बदलते रहना पड़ता है। हाइट पे चढ़ रहे हो तो आपको दूसरे तीसरे गियर में, नीचे उतर रहे हो तो भी इतना ही कंट्रोल से, मतलब कहने का कि आपको ज़रूरत है ना उसके हिसाब से करो। तो अमेरिका में ज़रूरत क्या है कि लो इंटरेस्ट रेट के ऊपर, लोअर फीस के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा लोन दिलाए जा सकें, उसके लिए कहीं ना कहीं यूनाइटेड स्टेट्स में पब्लिक बैंक के ऊपर ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। गवर्नमेंट जो है वो कहीं ना कहीं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के हाथों में ट्रांसफ़र देना चाह रही है, मतलब कैश फ्लो देना चाह रही है। हमने देखा ना कि अभी जो कोविड-19 क्राइसिस आया तो लगभग 1.2 या 1.3 ट्रिलियन डॉलर का बूस्ट देने की बात की जा रही है, बट उसमें प्रॉब्लम क्या आ रही है, बैंक्स जो हैं वो रिलक्टेंट हो रहे हैं वहाँ पे, क्योंकि उनको फ़ायदा नहीं होगा तो वो क्यों लोन देंगे, ठीक है। तो फाइनेंशियल इंक्लूजन अपने आप में बहुत बड़ा मुद्दा बन के आ गया है। आज यूएसए डेवलप्ड कंट्री है, बट फिर भी वहाँ पर 5.4% ऐसे हाउस होल्ड्स हैं जो कि किसी भी बैंकिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। ये चीज़ बहुत बड़ी है यूएसए जैसे कंट्री के लिए। हमारे यहाँ पर तो फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए देखो प्रधानमंत्री जन धन योजना शुरू की गई थी, और इसमें देखो टारगेट क्या था कि जो भी सब्सिडी है, जो भी डिलीवरी करनी है, पैसों का ट्रांसफ़र करना है, तो बेनिफिशियरी के अकाउंट में सीधा हो जाए। बीच में जो लीकेजेस थे, करप्शन थे, उसको रिमूव करने के लिए। और ये भी हमारी गवर्नमेंट ने किसके बेसिस पे किया था, गवर्नमेंट ऑन बैंक्स के बेसिस पे। पब्लिक सेक्टर बैंक ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था जन धन योजना को सक्सेसफुल बनाने के लिए। तो सिमिलरली ये अप्रोच कहीं ना कहीं यूएसए की गवर्नमेंट भी अभी दिमाग में लेके चल रही है। देखो हमारे यहाँ पर पब्लिक सेक्टर बैंक्स की जो सक्सेस रिकॉर्ड की गई किसमें, प्रधानमंत्री जन धन योजना को इम्प्लीमेंट करने में, तो ये तो डिपॉजिट ओरिएंटेड थी ना, डिपॉजिट टेकिंग। देखो बैंकों का दो काम होता है, एक तो पेमेंट लेना और दूसरा होता है कि लोगों को क्रेडिट देना। तो डिपॉजिट अगर आप लेते हो, बैंक वाले लेते हैं, तो वो उनके ऊपर एक लाइबिलिटी बनती है, उनकी जिम्मेदारी बन जाती है। जबकि अगर वो किसी को क्रेडिट पे लोन दे रहे हैं तो वो उनका एसेट बन जाता है, क्योंकि उनको फिर उससे इंटरेस्ट मिलता है। क्योंकि डिपॉजिट टेकिंग में तो क्या होता है, बैंकों में लोगों ने पैसे डाल दिए तो बैंक ब्याज देता है। अब बैंक अपने जेब से तो पैसे देगा नहीं, पॉकेट से तो पैसे निकालेगा नहीं, तो क्रेडिट क्रिएशन मतलब जो लोगों के पैसे डिपॉजिट हो रखे हैं उनको फिर ज़्यादा ब्याज के ऊपर लोन देते हैं। उससे फिर बैंकिंग सिस्टम अपना खुद का काम भी चलाता है और लोग जो डिपॉजिट करके रख रहे हैं उनको फिर उसके बेसिस पे पैसे भी देते हैं। तो डिपॉजिट टेकिंग इज अ लाइबिलिटी, जबकि क्रेडिट क्रिएशन मतलब लोगों को उधार देना एसेट क्रिएशन हो जाता है। तो आप देखो डिपॉजिट टेकिंग वाला जो सेगमेंट है ना, या फिर फाइनेंशियल इंक्लूजन वाला सेगमेंट है, उसमें तो देखो पब्लिक सेक्टर अच्छा परफॉर्म कर रहा है। और क्रेडिट क्रिएशन की बात करें ना, लोगों को लोन देने की बात करें, उसमें प्राइवेट सेक्टर अच्छे से परफॉर्म करता है। तो दोनों तरफ अगर आप देखो तो दोनों कंट्रीज़ की अपनी अपनी सिचुएशन है, और उसी को ध्यान में रख करके इंडियन गवर्नमेंट जो है प्राइवेटाइजेशन की तरफ जा रही है, और यूएस गवर्नमेंट जो है वो पब्लिक गवर्नमेंट को, पब्लिक बैंक्स को प्रमोट करना चाह रही है। इसी चीज़ को बोल रहे हैं कि प्रधानमंत्री जन धन योजना स्कीम की जो सक्सेस है
वो चीज़ कहीं ना कहीं लर्निंग है यूएसए जैसे कंट्रीज़ के लिए। और यूएसए के प्राइवेटाइजेशन ने जितना एफिशिएंटली काम किया है उसी एफिशिएंसी का हमने एक्सपीरियंस गेन किया और आज हम प्राइवेटाइजेशन की तरफ जा रहे हैं। तो बोलो दोनों तरफ की जो कदम है वो वेलकमिंग है और बहुत सोच समझ करके आगे बढ़े जा रहे हैं। और देखो हमेशा क्या होता है, इन्हीं का मिक्स होना चाहिए, एक ऑप्टिमल मिक्स होना चाहिए कि प्राइवेट सेक्टर भी काम करे, पब्लिक सेक्टर भी काम करे। इसीलिए आज देखो हमारी इकोनॉमी, मतलब एक तरीके से देखा जाए ना, फॉर फादर्स कितना शानदार आइडिया के साथ हमारे जी रहे थे, कितना ज़्यादा एक्सपीरियंस उन्होंने गेन किया था, कितना ज़्यादा इंटेलेक्चुअलिज्म था हमारे यहाँ पे कि हमने मिक्स्ड इकोनॉमी अडॉप्ट की। ना तो प्योर सोशलिस्ट गए ना प्योर कैपिटलिस्ट गए। बहुत शानदार एग्जाम्पल है इंडिया। आगे चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है लॉ ऑफ ओवररीच। आर्टिकल लिखा है नितिका खेतान के द्वारा। देखो बहुत सारे रिपोर्टिंग आई है, जैसे कि दिशा रावी का केस हमने देखा पूरा, कि दिशा रावी का जो एसोसिएशन था वो सिख फॉर जस्टिस ऑर्गेनाइजेशन के साथ में था और उस ऑर्गेनाइजेशन को टेररिस्ट कंसिडर किया हुआ था और बोले खालिस्तान ऑर्गेनाइजेशन है, ये खालिस्तान की डिमांड करता है वहाँ पे। तो अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट यूएपीए 1967 के अंडर में अरेस्ट कर लिया गया। वो तो चलो गनीमत है कि कोर्ट ने ये कह दिया कि बोला दिशा रावी का एसएफजे के साथ में कोई रिलेशन नहीं है और उनको बेल ग्रांट कर दी। बट पॉइंट यहाँ पे आ जाता है कि इस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन को बैन करना और ऑर्गेनाइजेशन के साथ में अगर किसी का लिंक है केवल डाउट मात्र पे, ऐसा नहीं कि वो कन्विक्ट हो गया या फिर बाद में ये साबित हो गया, ठीक है, वो साबित ना होने के बावजूद भी अगर किसी को जेल में डाला जाता है तो जो एक फंडामेंटल राइट्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें इंश्योर कर रखे हैं वो हम कैसे एक तरीके से एंजॉय कर पाएंगे। आज 1967 के बाद में यूएपीए को लगभग 54 ईयर्स हो चुके हैं, बट इस रिजीम में बहुत सारे चेंजेस आ गए हैं और जो ग्रेटर पावर है ना वो किसको दी हुई है, स्टेट को। दैट मीन्स गवर्नमेंट जो है वो कहीं ना कहीं अपने हिसाब से वेग टर्म्स का यूज़ करके, जो अनक्लियर टर्म्स हैं उनका यूज़ करके और फिर बाद में जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन और अदर फंडामेंटल राइट्स हैं उनको कहीं ना कहीं कर्व करने की कोशिश करता है। ये देखो कहीं ना कहीं यूएपीए को आप कहीं बैलेंस में लिखना हो तो क्रिटिसिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से आर्टिकल काम आ सकता है। देखो 1967 में एक्ट जब लाया गया था तो उसमें केवल एक वर्ड था, वो था अनलॉफुल एसोसिएशन, ठीक है। अनलॉफुल एक्टिविटीज का प्रोविजन तो अभी 2019 में गवर्नमेंट ने, अभी लेटेस्ट गवर्नमेंट ने लाया है। पहले क्या था, केवल अनलॉफुल एसोसिएशन, कि हाँ भाई कोई भी ऐसी गैदरिंग, मतलब एक ग्रुप को कहीं ना कहीं अनलॉफुल क्रिएट कर रहे थे। अब क्या कर दिया, अनलॉफुल एक्टिविटीज के बेसिस पे एक इंडिविजुअल को भी पनिश करने की बात कर दी गई है। आज अगर इंडिया की सॉवरेनिटी की बात करें, उस पर सवाल उठाए कोई ग्रुप या कोई भी इंडिविजुअल या कोई भी एक्टिविटी, तो उसके बेसिस पर भी कहीं ना कहीं सरकार जो है वो अपनी लगाम लगा सकती है। पिछले 2 सालों की अगर बात करें, 2019 से 2021 आ गया, तो बहुत सारी एक्टिविटीज़ को कहीं ना कहीं इसी बात के बेसिस पे कि नेशनल सिक्योरिटी को बहुत सारा परेशानियां हो रही हैं या फिर सॉवरेनिटी के अगेंस्ट में वो एसोसिएशन है या वो इंडिविजुअल है, तो उसके बेसिस पे बहुत ज़्यादा जेल का सामना करना पड़ा, बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ा है। बट मेंबर्स को, अगर एक ऑर्गेनाइजेशन है उसको आपने केवल शक के तौर पे अगर एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन कंसिडर कर लिया और उसको बैन कर दिया, और बैनिंग के बाद में अगर कोई उसको ज्वाइन कर लेता है या उसमें जो मेंबर्स हैं आप उनको भी टेररिस्ट कंसिडर करना शुरू कर देते हो, तो ये बहुत बड़ा सवाल है। इसको आप थोड़ा सा बैलेंस करने की ज़रूरत है। देखो इसमें क्या बोला गया है, जो यूएपीए एक्ट के प्रोविजंस है उसमें, कि गवर्नमेंट जो है अगर अपने ओपिनियन में ये समझे कि कोई भी ग्रुप या कोई भी इंडिविजुअल सेसेशनिस्ट टेंडेंसीज को एनकरेज कर रहा है, मतलब देश के टुकड़े कराने के लिए या फिर देश से अलग होने के लिए टेंडेंसीज जो हैं, जैसे खालिस्तान की बात हो गई, साउथ इंडिया में जो द्राविड़ीनियम जो बात होती है, द्राविडिस्तान या फिर जो द्राविड़ डोमिनेट जो कम्युनिटीज़ हैं साउथ की, चारों स्टेट्स हैं, वो अलग बनने की कोशिश करते हैं। नागा, जो ग्रेटर नागालैंड की बात होती है नॉर्थ ईस्ट में, बोला ऐसी सेसेशनिस्ट क्लेम के बेसिस पे अगर गवर्नमेंट को लगता है कि कोई भी जो है इंडिया से अलग होने की कोशिश करता है तो उस ऑर्गेनाइजेशन को बैन कर देगा। फिर एक ट्रिब्यूनल बिठाया जाएगा, उस ट्रिब्यूनल में हाई कोर्ट के जज बैठेंगे, ठीक है, और वो देखेंगे कि ये जो बैन लगाया है गवर्नमेंट ने ये सही है या गलत 6 महीने के अंदर अंदर। तो राइटर इस पर भी सवाल उठा रहे हैं कि यहाँ पर आप एक चीज़ बताओ, ये जो ट्रिब्यूनल है ये बनाएगा कौन, ये गवर्नमेंट ही तो स्टैब्लिश करेगी, तो गवर्नमेंट के अगेंस्ट में जाकर के फिर ट्रिब्यूनल वर्डिक्ट क्यों देगा? दिस इज़ अ बिग क्वेश्चन। इसके अलावा आप देखो कि कोई भी सपोर्ट करे या कोई भी क्वेश्चन करे सॉवरेनिटी को,
उसके बेसिस पे। तो बोले ये ब्रॉड ये टर्म्स है ना, सॉवरेनिटी को क्वेश्चन करना या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को सपोर्ट करना या किसी भी एक्टिविटी को आप अनलॉफुल बोल रहे हो, तो ये ब्रॉडर या वेग टर्म्स हैं, इनकी क्लैरिटी होनी चाहिए कि किस बेसिस पे या कौन कौन चीज़। देखो वेगनेस का फ़ायदा तो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने वाली एजेंसीज और साथ में एग्जीक्यूटिव्स के द्वारा कई बार मतलब बहुत सारे रिपोर्ट्स आती रहती हैं, क्रिटिक यही कहते हैं कि बहुत बार गलत यूज़ कर लिया जाता है। ठीक है, 2004 में प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट आया था, ठीक है, पोटा जिसको बोलते हैं। उसमें प्रोविजन था टेररिस्ट एक्टिविटीज़ को या टेररिस्ट को रिकॉग्नाइज करने के लिए, बट उसको फिर बाद में रिपील कर लिया गया। बट यहाँ पर राइटर बोल रही हैं कि वो टेररिस्ट वाला प्रोविजन जो पोटा में था ना, उसको अब यूएपीए में डाल दिया गया है। तो इस चीज़ पर भी कहीं ना कहीं कंसर्न्स राइज कर रही हैं कि जिन मुद्दों को लेकर के पोटा को रिपील किया गया था, वही मुद्दे अगर यूएपीए जैसे वाले कानून में आप डाल देते हो तो उससे तो बहुत सारी परेशानियां हो सकती हैं। तो उसी चीज़ को, जैसे कि कोई भी इन्वॉल्व है टेररिज्म में, या फिर जो टर्म्स हैं इनमें यूज़ हो रही हैं, इन्वॉल्व है कोई भी टेररिज्म में, या फिर कोई भी हैजार्डस सब्सटेंस उनके पास में है जो कि टेंडेंसी रखती है। देखो एक तो चीज़ क्या होती है कि एक्टिविटी जो टेररिज्म की एक्टिविटी है वो इस बेसिस पे रिकॉग्नाइज हो कि हाँ कहीं पे नुकसान किया गया है, बट दूसरा ये है कि पोटेंशियल हैजार्डस मतलब फ्यूचर में कोई ना कोई नुकसान पहुंचा सकता है। तो केवल और केवल शक के दायरे पे आप किसी को प्रोसिक्यूट करो, किसी के अगेंस्ट में कानून के दायरे में ला करके उसको मतलब एक तरीके से उससे पूछताछ करो, उसको हरेस्ट करो, तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं एक तरीके से आप कह सकते हो कि एक स्टेट की डोमिनेंस को शो करता हुआ दिखाई देता है। साथ में इस एक्ट में ये क्या एक प्रोविजन हो रहा है कि इंडिया की सिक्योरिटी इकोलॉजी को भी अगर कोई अनस्टेबल करना चाह रहा है या कोई भी लैदल मींस यूज़ करा, नॉन लैदल मींस के बेसिस पे, मान लो कि कोई उनके पास में बॉम्ब रखने का या फिर कोई भी वेपन है उनके पास में, वो तो चलो ठीक है कि थोड़ा बहुत रिकॉग्नाइजेबल है, बट फिर भी अगर सिक्योरिटी को, जैसे कि मान लो कोई मूवमेंट ही चल रहा है फॉर एग्जाम्पल, जैसे ये फार्मर्स का मूवमेंट था, इसमें खालिस्तान वाली बात बहुत बार हाईलाइट हुई, तो उस चीज़ को लेकर भी अगर आप मतलब जो इंडिविजुअल का जो एक्सप्रेशन है केवल वो उसके साथ बैठा है, उस मूवमेंट में इन्वॉल्व है, जबकि खालिस्तान को प्रमोट करने का कोई बेसिस नहीं था, फिर भी अगर सेंटर या जो स्टेट है दैट मीन्स गवर्नमेंट जो है वो उनको टेररिस्ट कंसिडर कर ले, उन ऑर्गेनाइजेशंस को और उन इंडिविजुअल्स को, और फिर उनको बैन कर दे, तो ये कहीं ना कहीं लोगों को बहुत सारा मुश्किलों का सामना करना पड़ता रहता है। ठीक है ना, तो एसोसिएशन भी मुश्किल हो गई ग्रुप्स के साथ में, तो ये चीज़ कहीं ना कहीं क्लियर करने की ज़रूरत है। 2019 में गवर्नमेंट ने अपनी पावर्स को और ज़्यादा एक्सपेंड कर दिया ऑर्गेनाइजेशंस को बैन करने की, कि हाँ कौन सा ऑर्गेनाइजेशन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है और कौन से इंडिविजुअल्स टेररिस्ट्स हैं। तो ये जो पोटेंशियल है ना, इसके जो स्कोप हैं अमेंडमेंट लाने के बाद में, ये बहुत ज़्यादा एम्बिग्यूटी लेकर के आया है, क्लैरिटी नहीं है। तो एक तो टर्म्स में क्लैरिटी लाने की ज़रूरत है। एक तरफ अगर हम देखें, जो टेररिस्ट के लिए नई पनिशमेंट्स ईजाद की गई है या नए मतलब टेररिस्ट को रिकॉग्नाइज करना, और दूसरी तरफ अगर हम देखें कि जो पावर जो है वो कहीं ना कहीं शेक करने की हाथ में किसके, मतलब रिकॉग्नाइज करना और पनिश करना वो तो है ही, उसके साथ में सारी पावर्स है किसके हाथ में, केवल और केवल स्टेट मतलब गवर्नमेंट के हाथ में। जैसे कि एग्जांपल दे रहे हैं यहाँ पर कि मान लो कि किसी ने मतलब एक तरीके से एक हार्बर कर दिया, हार्बर का मतलब एक फ्लोरिश या फिर ग्रो करने का स्कोप दे दिया कुछ टेररिस्ट को अपने घर में, या फिर किसी भी तरीके से, अगर वो एक सेकंड में बताता हूँ आपको। हाँ, दूसरी तरफ ये है कि एक तरफ तो क्या हो गया, टेररिस्ट इंडिविजुअल्स को रिकॉग्नाइज करना, उनको पनिश करना, और दूसरी तरफ एक डर भी तो लगा हुआ है ना कि भाई पॉसिबिलिटीज़ भी है कि किसी को भी पकड़ा जा सकता है। तो कोई भी मूवमेंट करने से पहले डरेगा, अगर नॉर्मल डिमांड भी है उनकी वो भी नहीं कर पाएगा अपनी। इसके अलावा कि कोई अगर हार्बर करता है, मतलब अपने आसपास में नोटिस कर रहा है कि हाँ यहाँ पे कोई टेररिस्ट क्राइम कंडक्ट करने के लिए कुछ काम कर रहे हैं लोग, उसके बेसिस पे ही उनको टेररिस्ट कंसिडर कर लिया, ठीक है, नंबर 1। फिर उसके बाद में टेररिस्ट जिनको कंसिडर कर लिया, उनका बिना कोई प्रोसिक्यूशन के, बिना कोई उनके डिस्कशन के, बिना कोई उनसे बातचीत किए उनकी प्रॉपर्टी को भी कॉन्फिस्केट करने की बात करी, फोरफिट करने की, जब्त करने की बात कर दी। इसके अलावा गवर्नमेंट ही उसको डेजिग्नेट करेगी और उसी को कहीं ना कहीं लेजिटिमेट माना जाएगा, मतलब हर चीज़ में से जो है वो सरकार का ही होने लग गया। तो बोले इस चीज़ से ट्रायल में क्या प्रूव होगा क्या नहीं होगा वो भी सरकार के हाथ में है, क्योंकि ट्रिब्यूनल किसने इस्टेब्लिश किया, सरकार ने ही तो किया है, तो उसमें भी कहीं ना कहीं सरकार का ही से रहेगा। तो इसलिए राइटर बोल रहे हैं
कि बहुत सारी ओवरलैपिंग देखी जा रही है रिजीम में, जो भी कानून है ना उनमें ओवरलैपिंग होती है, तो कहीं ना कहीं रिजल्ट जो हैं वो क्लियर नहीं आ पाते, बहुत ही ज़्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। यहाँ पर एग्जाम्पल बोल रही है राइटर कि एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है द स्टूडेंट्स इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया। उस ऑर्गेनाइजेशन को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अभी बैन कर रखा है, अनलॉफुल और टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन दोनों के बेसिस पे, ये बोल करके। और गवर्नमेंट ने एक ट्रिब्यूनल भी इस्टेब्लिश किया है कि वो डिक्लेयर करेगी ये एसोसिएशन जो है वो अनलॉफुल है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं ट्रिब्यूनल का जजमेंट जो है वो कहीं ना कहीं आप देखोगे वो किसके लिए जाएगा, फेवर में, गवर्नमेंट के हिसाब से। बस यही चीज़ बोल रही हैं कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए कि सरकार ही इस्टेब्लिश करे, सरकार ही उसमें जजमेंट की डिमांड करे। तो वहाँ पर फंडामेंटल फ्रीडम जो है ना इंडिविजुअल्स की, वो नहीं रुकनी चाहिए। कानून बने, क्लियर बने, वेग टर्म्स की यूज़ नहीं करना चाहिए। ठीक है, डिस्कशन यही खत्म है। थैंक यू वेरी मच।